प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी 7 प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 10 की पढ़ाई से करेंगे, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के पाठ इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ के करेंगे। इसके तुरंत बाद हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश के एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके तुरंत बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम उठा ही ली होगी, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्यों को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम चीन के साये से आज़ादी, औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध, उपनिवेश बनाने के उद्देश्य, उपनिवेशों के विकास की सोच, औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा, शिक्षा की भाषा, आधुनिक दिखने की चाह तथा स्कूलों में विरोध के स्वर इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में, यानी कि भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहां के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में आपको प्रायद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा, तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र का स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय हुआ था। दोस्तों, यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखें तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्य का आचरण और तौर तरीके अलग अलग थे। दोनों जगह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ा। इन विभिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ और उसने समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने में कितनी अहम भूमिका अदा की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चीन के साये से वियतनाम की आज़ादी। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके में शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जब वहां एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई थी, तो भी वहां के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे।
आइए दोस्तों, बात करते हैं औपनिवेशिक वर्चस्व और प्रतिरोध की। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। दोस्तों, फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। दोस्तों, 80 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। अब वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी थी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। दोस्तों, मशहूर नेत्रहीन शायर न्युगेन हिंदच्यू ने अपने देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, मैं चिर अंधकार में जीने को तैयार हूं, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। मुझे कोई आदमजात न दिखे कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ न देखूं कोई बात नहीं, वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों पड़ी, अर्थात उपनिवेश बनाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था। दोस्तों, एक जमाने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। इसके अलावा हिंद चीन क्षेत्र अर्थात इंडो चाइना क्षेत्र से वे भारत और चीन दोनों को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। यह क्षेत्र उन्हें औद्योगिकरण और वस्तुओं के बाजार के लिए उपयुक्त लगा। वे ये सोचते थे कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना उनका नैतिक दायित्व है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मैकोंग डेल्टा इलाके में खेती को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई और जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई। यही कारण रहा कि 1931 तक वियतनाम चावल का विश्व में तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही तथा नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। यह नेटवर्क 1910 में बनकर पूरा हुआ। कुछ विद्वानों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फायदा होगा। बनार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनवाई हैं, जैसे देश की आबादी बहुत ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर भी बहुत कम था और किसान भारी कर्जे में डूबे थे। ग्रामीण गरीबी कम करने और खेतीहर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि वियतनाम में उसी तरह के भूमि सुधार किए जाएं जिस तरह के सुधार जापान में 1990 के दशक में किए गए थे। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि सबको रोजगार मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा के बारे में। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, इसके पीछे सभ्य बनने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा देंगे। देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को कई दुविधाएं हल करनी थी।
दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक या कितनी शिक्षा दी जाए। गुलामों को पढ़ाने से समस्या पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी लोगों को भय लगने लगा था कि कहीं वियतनामी पढ़ लिख कर उनकी नौकरियों के लिए मुसीबत न बन जाए। इसलिए ये लोग भी वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते थे। अब बात करते हैं शिक्षा की भाषा के बारे में। हाल यह था कि परीक्षा में अक्सर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। यही कारण था कि 1920 के दशक तक छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। फ्रांसीसी शोषण के कारण ही हनोई विश्वविद्यालय भी बंद करना पड़ा था। दोस्तों, अगर शिक्षा की भाषा की बात करें तो इसके लिए भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। कुछ विद्वान मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इससे फ्रांसीसी भाषा सीखकर वियतनाम के लोग फ्रांसीसी संस्कृति और सभ्यता से परिचित होंगे। साथ ही सब लोग फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा का सम्मान करने लगेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों का मानना था कि फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, सिर्फ बड़ी कक्षाओं में ही फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तथा छोटी कक्षाओं में वियतनामी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। आइए अब बात करते हैं आधुनिक दिखने की चाह की। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकन फ्री स्कूल खोला गया। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी, जो शाम को लगती थी और उनके लिए अलग से फीस ली जाती थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता था। दोस्तों, स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने की बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से ही लंबे बाल रखते थे। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने विरोध के स्वर दिखाने शुरू कर दिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे छोटी छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। 1926 ईस्वी में साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलोन यानी कि उपनिवेशों में रहने वाले फ्रांसीसी था। उसने लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे, हालात बेकाबू होने लगे। तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने चीन के साये से आज़ादी, औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध, उपनिवेश बनाने के उद्देश्य, उपनिवेशों के विकास की सोच, औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा, शिक्षा की भाषा, आधुनिक दिखने की चाह तथा स्कूलों में विरोध के स्वर इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हनोई पर प्लेग का हमला, चूहों की पकड़ धकड़, धर्म और उपनिवेशवाद विरोध तथा आधुनिकीकरण की संकल्पना इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 2 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपके इंग्लिश की बुक फर्स्ट लाइट का है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि हमने पिछली वीडियोस में, मतलब पिछली 2 वीडियोस में
और अब तक की कहानी में क्या पढ़ा था और क्या सीखा था। दोस्तों, हमने अबाउट एन फ्रैंक एंड हर फैमिली, मतलब हमने एन फ्रैंक और उसकी फैमिली के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ी थी और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानी थी। जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था और वो डायरी उसको अपने 13 बर्थडे यानी 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में, मतलब तोहफे के रूप में मिली थी। 1933 में एन फ्रैंक के मम्मी पापा हॉलैंड चले गए थे और मार्गरेट फ्रैंक, जो एन फ्रैंक की बड़ी बहन थी, और एन फ्रैंक अपनी दादी के पास रह रहे थे। दिसंबर में मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई थी। फरवरी में एन फ्रैंक हॉलैंड गई थी मार्गरेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। 1941 की समर्स यानी गर्मियों में उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और 1942 के जनवरी में उनकी डेथ भी हो गई थी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। डायरी एंट्री ऑफ 20 जून 1942। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछली वीडियो के आखिर में एन फ्रैंक ने 20 जून 1942 से शुरुआत की थी और हम उस दिन से आगे की डायरी एंट्री का कुछ हिस्सा इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे की डायरी एंट्री में एन फ्रैंक ने कुछ इस तरह लिखा है: डियरेस्ट किटी, मतलब प्यारी किटी। मेरी पूरी क्लास डर की वजह से कपकपा रही थी और इसका कारण ऑफ कोर्स एक ही था, आगे आने वाली पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें टीचर्स ये बताने वाली थी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आगे प्रमोट होंगे और कौन से नहीं होने वाले, मतलब फेल होने वाले हैं। मेरी आधी क्लास ने तो शर्त लगाई थी। जीएन, जो मेरी दोस्त है, और मैं हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों की बातें सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, क्योंकि सीएन और जैकस ने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग्स इस शर्त में लगा दी थी। सुबह से शाम तक तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, मतलब कि मैं पास हो जाऊंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगी, नहीं मैं तो पास हो ही जाऊंगी। अगर आप सभी मुझसे पूछें तो मेरी क्लास में इतने सारे डमीज़ हैं, यानी कि इतने सारे पुतले हैं कि अगर टीचर्स को स्टूडेंट फेल करने हो तो 1/4 यानी 1/4 क्लास फेल हो जाएगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी टीचर्स इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मनमोजी प्राणी होते हैं। वो हर चीज़ अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। वो कभी किसी सेम बात पर खुश हो सकते हैं और उसी सेम बात पर गुस्सा भी कर सकते हैं। मैं अपने और अपनी फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन मुझे और मेरी फ्रेंड्स को अगर किसी चीज़ का डर है तो वो मैथ्स का है। खैर, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तब तक हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा अपने टीचर्स के साथ अच्छा मेल जोल है। उनमें से 7 मेन टीचर्स और 2 विमेन टीचर्स हैं। मेरे एक मैथ्स के टीचर भी हैं, मिस्टर कीजिंग, जो बहुत पुराने ख्यालात के हैं
वो मुझसे कई जन्मों से परेशान है क्योंकि मैं बहुत ही बातें करती हूँ। काफ़ी वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया पनिशमेंट के रूप में, जिसमें मुझे एक एसे लिखना था, यानी एक निबंध लिखना था। उस एसे का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या ही लिख सकता है। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। फिलहाल मैंने टॉपिक नोटबुक पर लिखा और वो नोटबुक बैग में डाल दी और मैं शांति से बैठ गई। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मतलब हमने 20 जून 1942 की एन फ्रैंक की डायरी एंट्री पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी आनंद आए आगे पढ़ने में। आइए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हम बाकी की बची हुई डायरी एंट्री अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 3 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था और ये कहानी कहाँ तक पढ़ ली थी? थर्ड वीडियो में अबाउट एन फ्रैंक्स रिजल्ट एंड हर टीचर्स, मतलब हमने एन फ्रैंक के रिजल्ट के दौरान का सीन पढ़ा था, जिसमें आधी क्लास ने रिजल्ट को लेकर शर्त लगाई थी। उसने बताया था कि टीचर्स इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मनमौजी प्राणी होते हैं। वो हर चीज़ अपने मन के हिसाब से करते हैं। एन फ्रैंक ने यह भी बताया था कि उसको और उसकी फ्रेंड्स को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को ज़्यादा बातें करने के लिए चैटर बॉक्स पर ऐसे यानी कि निबंध लिखने की पनिशमेंट यानी कि सज़ा दी थी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लास्ट सीन पढ़ा था कि एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग ने एन को एक एसे यानी कि एक निबंध लिखने को दिया था, बातें करने की पनिशमेंट के रूप में। तो हम आज की इस वीडियो में उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे एन फ्रैंक ने कुछ इस तरह लिखा है। मैं शाम को अपना सारा होमवर्क ख़त्म करके बैठी थी, यानी कि सारा गृह कार्य कंप्लीट कर लिया था। मेरे दिमाग में अचानक से उस ऐसे का ख्याल आया, यानी कि उस निबंध का ख्याल आया। मैंने उस ऐसे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं अपना फाउंटेन पेन चबाते हुए सोच रही थी कि इस टॉपिक अ चैटर बॉक्स पर कोई क्या ही लिख सकता है। फिर मेरे दिमाग में कई सारे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स यानी कई सारे बातें घूमने लगी, जिन सब की वजह से मुझे अचानक से आइडियाज़ आने लगे कि इस टॉपिक अ चैटर बॉक्स के ऊपर भी कई सारी बातें लिखी जा सकती हैं। मैंने 3 पेजेस लिख दिए थे
ऐसे के जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे लिखने के लिए दिया था। टॉकिंग यानी कि बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, मतलब एक स्टूडेंट की विशेषता होती है। मैं अपना बेस्ट करूंगी ताकि अपनी इस बातें करने की आदत को कंट्रोल कर सकूं और मेरे को आगे से कोई भी डांट ना पड़े, ना ही कोई एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़े। पर मुझे ये भी पता है कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट, मतलब मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि ये आदत मेरे अंदर इनहेरिटेड है, यानी मुझे ये आदत अपनी मम्मी से मिली है। देखिए, अगर मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितने बातें तो करती ही हैं। उस ऐसे के बाद मिस्टर कीजिंग खुश हो गए थे और 2 लेक्चर्स तक तो, यानी कि 2 क्लासेस तक तो मिस्टर कीजिंग ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, डांटा भी नहीं था। लेकिन तीसरे लेक्चर में उन्होंने मुझे डांट दिया और बोले, एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसका मतलब था मिस्टर कीजिंग ने मुझे बहुत गुस्से में कहा कि पनिशमेंट के रूप में तुम्हें अब एक ऐसे लिखना होगा, और उसका टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पूरी क्लास बहुत जोर जोर से हंस रही थी। मैं भी बहुत हंसना चाहती थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया कि मैं ना हंसूं, और मैं नहीं हंसी। मेरी दोस्त सैने, जो पोएट्री में बहुत अच्छी है, उसने मुझे ऑफर किया, यानी एक प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि क्यों ना वो मेरी हेल्प करे ये ऐसे लिखने में। मैं तो बहुत ही खुश थी कि अब मुझे अकेले ये काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी दोस्त मेरी सहायता करेगी, मेरी हेल्प करेगी। मिस्टर कीजिंग पूरी क्लास में मेरा मजाक बना देना चाहते थे, तो मैंने सोच लिया था कि इस पोम यानी कि इस कविता में मैं मिस्टर कीजिंग का ही मजाक बना दूंगी। मैंने पूरी पोम खत्म करी, वो बहुत ही अच्छी थी। मैंने उसमें लिखा था कि एक डक की फैमिली होती है, यानी कि एक बतख का परिवार था। बेबी डकलिंग यानी छोटी बतख को मार दिया था उनके पापा ने, क्योंकि वो क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे। मैंने ये पोम मिस्टर कीजिंग के ऊपर मजाक के रूप में लिखी थी, ताकि वो इस पोम से समझ लें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लकीली यानी किस्मत से मिस्टर कीजिंग ने जोक सही तरीके से लिया। उन्होंने वो पोम पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई और अपनी तरफ से भी कई बातें बताईं। उनको समझ आ गया था कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अब से उन्होंने मुझे ना कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और ना बातें करने के लिए डांटा। दोस्तों, ये कहानी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यहीं खत्म होती है। तो आइए देखते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा। डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में एन फ्रैंक की पूरी डायरी एंट्री जो हमारे चैप्टर में है वो खत्म कर दी। आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा और भी आनंद आए आगे पढ़ने में। आइए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, हम आपके चैप्टर
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। दर्शा रहा है। ऊपर हमने जो भी वेग व्यक्त किए हैं उन वेगों को अभिक्रिया की औसत वेग के रूप में जाना जाता है। इसकी गणना समय के अंतराल पर की जाती है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये किस तरह के वेग हैं और आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अभिक्रिया वेग का रेखांकन, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रेखा चित्र से हमने दर्शाया है कि किस तरह की अभिक्रिया है वो चल रही है। आप देख सकते हैं R0 जो है वो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा है, फिर वो समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जो रेखांकन है वो आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए, ये परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा अभिकारकों के हिसाब से जो रेखांकन बनाया है वो था। अभी हम उत्पादों के हिसाब से एक रेखांकन
दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले जो उत्पादों की सांद्रता थी वो बहुत कम थी, शून्य थी, और वो समय के साथ बढ़ती गई। तो जो दूसरा वाला रेखांकन है वो भी किसी भी एक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो आप इस रेखांकन को भी अपनी कॉपियों में बना लीजिए। आइए अब आगे बात करते हैं अभिक्रिया वेग की। ये एक कोई अभिक्रिया है AA प्लस BB CC प्लस DD। तो यहाँ पर A और B जो है वो अभिकारक हैं और C और D जो है वो उत्पाद है। जो हमारा वेग होगा वो बराबर होगा कि A की सांद्रता x, B की सांद्रता y। तो हम वेग को माइनस dr/dt लिख सकते हैं। तो वो बराबर हो जाएगा k, A की सांद्रता x, B की सांद्रता y। यहाँ पर जो k है उसको वेग स्थिरांक भी कहा जाता है। यहाँ पर जो k है उसको वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो अब जानते हैं वेग नियम के बारे में। वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकर्मकों के स्टोकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये वेग नियम होता है, यह बहुत ज़रूरी होता है और आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की कोटि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप स्क्रीन पर जो भी चीजें देख रहे हैं इनको अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो विषय है ये अन्य और विषयों से जुड़ा हुआ है, तो इसकी आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की आणविकता। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज जो कि एक साथ संघटित के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती हैं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा है। तो आप इसको भी अपनी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने कोटि और आणविकता के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और आप ये सारी चीज़ें अपनी रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा पढ़ लीजिएगा और इनके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले वेग स्थिरांक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों में जनन का भाग 4। पिछली वीडियो में हमने लैंगिक जनन और युग्मक जनन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। लेकिन निषेचन तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़ने से पहले हम जीवों की लैंगिकता से जुड़े हुए कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्यतः हमने यह पढ़ा है कि लैंगिक जनन के दौरान
दो विभिन्न जीव जैसे कि नर और मादा के युग्मकों में युग्मन होता है, लेकिन एक्चुअल में हमेशा ऐसे नहीं होता। तो जनन संरचना के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, द्विलिंगी और एकलिंगी। जिन जीवों में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। पौधों में इनके उदाहरण हैं कारा एवं मक्का। इस फोटो में मक्के का पौधा दर्शाया गया है। इसमें नर एवं मादा दोनों पुष्प हैं। उसी तरह कारा में भी मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं। वहीं द्विलिंगी जीव का उदाहरण है केचुआ। इसमें नर जननांग वृषण और मादा जननांग अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। फिर आते हैं एकलिंगी। एकलिंगी पौधों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं अलग अलग जीवों में होती है। पौधों में इसका उदाहरण है खजूर और पपीता। यह खजूर का नर पुष्प है और यह मादा पुष्प है और ये दोनों अलग अलग पेड़ों में पाए जाते हैं। वहीं एकलिंगी जीवों का उदाहरण है तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। यह मादा कॉकरोच है क्योंकि इसमें अंडाशय है और ये नर कॉकरोच है क्योंकि इसमें वृषण है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कभी कभी एक ही पुष्प में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इस पुष्प में यह अंडप है यानी कि मादा जननांग और यह पुंकेसर यानी कि नर जननांग, तो यह पुष्प उभयलिंगी हुआ। वही फंजाई यानी कि कवकों में हम समथैलेसी और विषमथैलेसी जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। समथैलेसी द्विलिंगी के लिए उपयोग होता है। इसमें नर एवं मादा जननांग एक ही थैलस में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्ट्रॉ मशरूम। वहीं विषमथैलेसी फंजाई एकलिंगी होती है। इनमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग थैलस में पाया जाता है। इसका उदाहरण है राइजोपस। आगे बढ़ते हैं और युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते ही होंगे कि युग्मक बनते कैसे हैं, बट आपने क्या कभी सोचा है कि ये युग्मक आपस में मिलते कैसे हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होता है और बहुत अधिक मात्रा में बनता है और मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक अपनी पूंछ की मूवमेंट से तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है जहां पर युग्मकों को आपस में मिलाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि जल। कुछ फंजाई एवं शैवालों में दोनों युग्मक चल होते हैं और जल में गति करके आपस में मिलते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल। फिर भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पुष्पी पादपों में तो नर और मादा युग्मक दोनों ही अचल होता है। तो परागकण जिनमें नर युग्मक होते हैं मादा युग्मक तक बहुत सारे माध्यमों से जाते हैं। यहाँ पे माध्यम मधुमक्खी है, लेकिन हवा, जल, कीट बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण के बाद अगला स्टेप होता है निषेचन। निषेचन जिसे युग्मक संलयन भी कहते हैं। निषेचन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जिसे जायगोट भी कहते हैं का निर्माण होता है। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया आखिर होती कहाँ पे है? यह जीवों के शरीर के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। तो यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, इस आधार पर निषेचन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहले बाह्य निषेचन को समझते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मछलियां, स्टारफिश, मेंढक आदि। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से
मछली तथा स्टारफिश को स्पॉनिंग करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार के निषेचन में बाहरी माध्यम में संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में युग्मक निर्मुक्त होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। चलिए बाह्य निषेचन को मेढक के उदाहरण से समझते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन पानी में होता है। बरसात के मौसम में मेंढक तालाबों में अथवा धीमे बहने वाली नदियों में उतर आते हैं। जब नर अथवा मादा मेंढक पानी में साथ आते हैं तो मादा मेंढक बहुत सारे एग्स मुक्त करती है। मुर्गियों के अंडों के विपरीत मेढक के अंडों में बाहरी कैल्शियम का कवच नहीं होता और वे बेहद नाजुक होते हैं। जेली की एक परत इन अंडों को साथ में होल्ड करके रखती है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जब सारे अंडे दे दिए जाते हैं तब नर मेढक उनमें नर युग्मक मुक्त करते हैं। हर एक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की मदद से पानी में तैरते हैं और मादा युग्मक अर्थात अंडों के पास आते हैं, जिसके बाद निषेचन होता है। पर इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानों को सुरक्षा नहीं मिल पाती। इस वजह से वह शिकारियों का शिकार हो जाते हैं या फिर बारिश में बह जाते हैं और तूफान में नष्ट हो जाते हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण हो जाती है। अब आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसके उदाहरण हैं सभी उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसृप, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो लगता है निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, परंतु अगर किसी जीव में निषेचन ही ना हो तो क्या होगा? हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जिनमें बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक का नए जीव में निर्माण होता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। इसके उदाहरण हैं मधुमक्खियां और छिपकली की कुछ प्रजातियां। निषेचन के बाद फिर जो भी लैंगिक जनन से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, उन्हें निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। इनमें युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव शामिल है। धरती में मौजूद सभी जीवों के जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूणोद्भव होता है, यानी कि युग्मनज से भ्रूण का विकास। युग्मनज में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया से युग्मनज की कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं और कोशिका विभेदीकरण से एक प्रकार की कोशिका किसी दूसरे प्रकार की कोशिका में रूपांतरित होती है। कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। युग्मनज ने कहाँ विकास किया है, इस बात के आधार पर प्राणियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक वे प्राणी हैं जिनमें युग्मनज मादा शरीर के बाहर विकास करता है। इनमें शिशु का जन्म अंडों के द्वारा होता है। इन जीवों द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। फिर स्फुटन द्वारा नए शिशु का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं सरीसृप वर्ग और पक्षी। सजीव प्रजक प्राणियों में मादा के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु बनता है। शिशु मादा के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा होते हैं। इसके उदाहरण है सभी स्तनधारी जैसे कि हाथी और शेर और मनुष्य। वहीं पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है।
इस बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इनमें युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय ही आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। यह फल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा जीवों में लैंगिकता, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं जैसे कि युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। अब आप घर जाकर अपने जीव विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक से पूरे पार्ट 1 को दोबारा जरूर दोहराएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 यानी कि जीवों में जनन के कुछ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा पत्र में इस पार्ट से किस तरीके के प्रश्न आएंगे और उन्हें किस तरीके से उत्तर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आप इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अपनी कॉपियों में नोट करते जाइएगा। आई होप आपको याद होगा कि अलैंगिक जनन वाली वीडियो यानी कि पार्ट 1 के सेकंड पार्ट में हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। चलो देखते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के किसी भाग से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। मात्र पौधों के कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधों का जन्म होता है। आप कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर बिंदुवार तरीके से दिए। परिभाषा के बाद आपको इसके 2 उदाहरण लिखने हैं। पहला उदाहरण है आलू की आंख। आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती है जिन्हें आंख कहते हैं। प्रत्येक कलिका नए आलू के पौधे को जन्म देती है। इसका अगला उदाहरण है ब्रायोफिलम की पत्तियां। ब्रायोफिलम के पौधों में पत्तियों के किनारे पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अगर आप चाहें तो आलू और ब्रायोफिलम से अलग अदरक का उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसके नुकसान बताएं। बाह्य निषेचन के बारे में हमने भाग 4 की वीडियो में पढ़ा था। आइए इसका उत्तर देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। कुछ जीवों में नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम जैसे कि जल में होता है और इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मछलियां, मेंढक आदि। अब प्रश्न में इसके कुछ नुकसान एवं हानियां भी पूछी गई हैं, जो कि हैं, इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं और संतति शिकारियों, बारिश आदि से नष्ट हो सकती है। इससे उनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण हो जाती है, अर्थात संतान कम मात्रा में जीवित रह पाती है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। अब ये तो काफी आसान प्रश्न है। जिन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करने को दिया हो उनका उत्तर टेबल के फॉर्म में दे। इससे उत्तर लिखने में आसानी होती है। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है।
और अलैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मकों के निषेचन का अभाव होता है। लैंगिक जनन में 2 जनक जैसे कि नर और मादा भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप में जनक से भिन्न होती है, वहीं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप में जनक के समान होती है, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। लैंगिक जनन एक जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है, वहीं अलैंगिक जनन एक सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है। लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है, जैसे कि उच्च पौधे और जंतु। वहीं अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि कुछ फंजाई व शैवालों में। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? वैसे सामान्यतः पौधे लैंगिक जनन की प्रक्रिया से ही प्रजनन करते हैं, बट देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन क्यों कहलाती है। इसमें सिर्फ 1 जनक भाग लेता है, इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें युग्मक निर्माण भी नहीं होता है। संतति एक दूसरे के और जनकों के क्लोन होती है, यानी कि आनुवांशिक तौर पे अपने जनकों और आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। अगला प्रश्न है, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। अंड प्रजक जीव और सजीव प्रजक जीव क्या होते हैं, ये तो अब आप जानते ही होंगे। अंड प्रजक जीव अंडे ले करते हैं, वहीं सजीव प्रजक जीव प्रसव द्वारा शिशुओं को जन्म देते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। अंड प्रजक प्राणियों में बाह्य परिवर्धन होता है। ये पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि बारिश, तूफान तथा शिकारियों से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त हो जाती है। वहीं अंड प्रजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है, अतः इनमें आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में कम होती है। वहीं सजीव प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे का विकास मादा शरीर के भीतर होता है और शिशु का जन्म प्रसव द्वारा होता है। आंतरिक विकास होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परभक्षी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। तो ये पार्ट 1 से जुड़े हुए 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि परीक्षा पत्र में किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज दिखाया गया एपिसोड अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कक्षा 10 की पढ़ाई करी, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान का इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन पाठ पढ़ा। उसके बाद हमने इंग्लिश में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर को पढ़ा। इसके बाद हमने दोस्तों कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करी, जिसमें हमने केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी पाठ को पढ़ा। इस पाठ को पढ़ने के बाद और इसके कुछ प्रश्नों को हल करने के बाद हमने बायोलॉजी के पाठ जीवों में जनन को पढ़ा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। कल के एपिसोड में हम कक्षा 10वीं की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणित का त्रिभुज पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंदी का लखनवी अंदाज पाठ पूरा करेंगे। कल के एपिसोड में दोस्तों हम कक्षा 12वीं की भी पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम गणित का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। और उसके बाद दोस्तों हम भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा पाठ पढ़ेंगे। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जो आपने अभी ये एपिसोड देखा है, इसका पुनः प्रसारण ठीक 3 बजे इकोवेशन के YouTube चैनल पर होगा।
आप YouTube पर DG7 इक्वेशन सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।